ईमानदारी की रोटी। सर्दियों के दिन थे। बल्लू मोची पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान में जूते की मरम्मत करने में व्यस्त था। उसकी दुकान बिना छत और दीवारों के एक पेड़ के नीचे गांव के बीचों बीच एक मैदान में थी और उसकी दुकान में एकमात्र संपत्ति उसका एक संदूक था। जिस समय बल्लू अपना सारा काम निपटा लेता तो अपनी सारी चीजें उस संदूक में बंद करके रख जाता। ऐसे ही दुकान बंद हो जाती थी। एक दिन दोपहर का समय था और सूरज सर पर चमक रहा था, परंतु बल्लू फिर भी सर्दी महसूस कर रहा था। उसके हाथ पांव सर्दी से ठंडे हो रहे थे। वह अपने गांव में अकेला मोची था। गांव के सभी लोग अपने फटे पुराने जूतों की मरम्मत उसी से करवाते थे, इसलिए उसे खाली बैठने की जरा भी फुर्सत नहीं मिलती थी और वह सुबह से शाम तक अपने काम में ही लगा रहता था। बल्लू था तो बहुत ही गरीब आदमी, मगर लालच उसमें नाम मात्र भी नहीं था। उसे मालूम था कि गांव के लोगों की आमदनी ज्यादा नहीं होती और बड़ी ही मुश्किल से वे अपनी गुजर बसर करते हैं। बल्लू गांव के ज्यादातर लोगों की तरह ही अनपढ़ था, परंतु उसे गांव वालों के गरीबी का एहसास था, इसलिए वो उनसे जूतों की मरम्मत के ज्यादा पैसे नहीं लेता था। ऐसा भी नहीं था कि उसको जूतों की मरम्मत के बदले में रकम नहीं मिलती हो। गांव के लोग उसे काम के बदले में सब्जी, अंडे, चावल आदि भी दे जाते थे। एक बार उसने गांव के एक जमींदार के बच्चों के लिए नए जूते बनाए थे, तो जमींदार ने उसे बदले में एक बकरी दे दी थी। बकरी की वजह से ही बल्लू और उसके घर वालों को दूध की आसानी हो गई थी। वह अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ गांव में रहता था। घर चलाने के लिए बल्लू को बड़ी ही सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। उसकी बीवी भी बहुत ही मेहनती और नेक औरत थी। वो घर तो संभालती ही थी, साथ ही साथ गांव में जमींदार के खेतों में भी काम करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। दोनों की इस कड़ी मेहनत के कारण ही बल्लू के घर की गाड़ी चल रही थी। उनकी दोनों बेटियां छोटी थी और गांव की ही पाठशाला में पढ़ती थी। दोनों पति पत्नी उन्हें किसी काम में हाथ नहीं लगाने देते थे। बल्लू उनसे कहता कि तुम बस पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन फिर भी वह दोनों घर के छोटे मोटे काम कर लिया करती थी, जिसकी वजह से बल्लू की पत्नी को बड़ी आसानी हो जाती थी। बल्लू के घर की काफी लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई थी। उसके घर में 2 कमरे थे और उनकी छतें बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। जब बारिश होती थी तो पानी कमरों में टपकने लगता था। बल्लू यह सब सोचकर परेशान हो जाता कि अगर सर्दियों में बारिश शुरू हो गई तो क्या होगा। उसने पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे ताकि बारिश होने से पहले वह घर की छतों की मरम्मत करवा सके, मगर अभी उसके पास बहुत ही थोड़े पैसे जमा हुए थे, इसलिए वह सूरज डूबने तक काम में लगा रहता था ताकि कुछ अच्छे पैसे कमा सके और घर की छत की मरम्मत करवा सके। आज दोपहर को जब वह काम कर रहा था तो थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसके पत्नी उसका खाना लेकर आ गई और वह अपने साथ एक छोटी सी अंगीठी भी लाई थी, जिसमें कोयले से आग भी जल रही थी। बल्लू अपनी पत्नी को खाने को और अंगूठी को देखकर बड़ा ही खुश हो गया और कहने लगा, अरे उषा, तूने तो आज कमाल कर दिया। तुझे कैसे पता चला कि मुझे सर्दी लग रही है? उषा अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई और खुश होकर बड़े ही प्यार से बोली, अजी, जैसी सर्दी यहाँ पर है वैसे सर्दी घर पर भी है।
तो मैंने सोचा कि आप सर्दी में काम कर रहे होंगे, इसलिए मैं अंगीठी में आग जलाकर ले आई हूँ। यह कहकर उसकी पत्नी ने खाना खोलकर उसके सामने रख दिया और बोली, जी आप खाना खाइए, मैं घर जाती हूँ। दोनों बच्चियां पाठशाला से वापस अपने आने वाली होगी, उन्हें भी खाना देना है। बल्लू ने कहा, ठीक है तू जा, मगर उषा तू यह भी सुन ले कि तू मेरी खातिर बहुत ही तकलीफ उठाती है। मुझे इस बात का बड़ा ही दुख है कि मैं तुझे कोई सुख नहीं दे सका। बस तू देख, जैसे ही घर की छत की मरम्मत हो जाती है मैं फिर से पैसे जमा करूंगा और तेरे लिए सोने की बालियां और हाथों के कड़े बनवाऊंगा। उसकी पत्नी बोली, तुम हमारे लिए सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हो, भगवान का शुक्र है और मैं बहुत ही सुखी हूँ। हमारी बच्चियों पढ़ रही लिख रही है, मुझे ना बालियां चाहिए ना ही कड़े। अब तो ओढ़ने पहनने की बारी हमारी बच्चियों की है। बल्लू मुस्कुराकर खाना खाने लगा। उसकी पत्नी उठकर घर चली गई। बल्लू ने जल्दी से खाना खाया और फिर से अपने काम में लग गया। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे दूर से कल्लू आता हुआ दिखाई दिया। वह बल्लू के घर के ही नजदीक के घर में रहता करता था और पीटों के भट्टे पर मजदूरी करता था। उसके हाथ में एक थैला था। पास आकर उसने यह थैला बल्लू के पास रख दिया। बल्लू ने उससे पूछा, कल्लू भाई कैसे आना हुआ? कल्लू ने धीरे से कहा, बल्लू भाई परसों दूसरे गांव से लड़के वाले शादी के लिए मेरी बड़ी लड़की को देखने आ रहे हैं, इसलिए जूते की मरम्मत करवाने के लिए आया हूँ। लड़के वाले आएंगे तो इन फटे हुए जूते में उनके सामने जाने में शर्म आएगी। उसने अपना पांव आगे बढ़ाकर कहा। बल्लू ने देखा कि कल्लू ने जो जूते पहने हुए थे वह बुरी तरह से फटे हुए थे। बल्लू ने खामोशी से वो थैला उठाया जिसमें कल्लू मरम्मत करवाने के लिए जूते लाया था। यह जूते भी बिल्कुल खस्ता हालात में थे और ऊपर का चमड़ा बहुत ही पुराना हो गया था, मगर फटा नहीं था। बल्लू ने जूते को पलट कर देखा तो दोनों जूतों के तले फटे हुए थे। बल्लू की अनुभवी उंगलियों ने चमड़े को छूकर अंदाज कर लिया कि वह हिरण की खाल के बने हुए थे, जो बहुत ही नरम, मजबूत और मुलायम थे। दूसरी बात जो बल्लू ने महसूस की वह यह कि हिरण की खाल के जूते तो बहुत ही हल्के फुल्के होने चाहिए, अगर यह जूते कुछ ज्यादा ही वजनदार थे, परंतु बल्लू ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब कल्लू ने देखा कि बल्लू जूते को इतने ध्यान से देख रहा है तो कल्लू कुछ परेशान सा हो गया। उसे लगा कि कहीं इतने पुराने और फटे हुए जूते देखकर बल्लू उनकी मरम्मत करने से मना न कर दे। इसलिए कल्लू ने बड़ी ही शर्मिंदगी से कहा, बड़े भाई जूते बहुत ही पुराने हैं, इन्हें मैंने घर में पड़े हुए पुराने सामान में से निकाला है। यह जूते मेरे दादा के हैं और किसी जमाने में बहुत ही अच्छी हालत में थे। दादा की मौत के बाद मेरे पिता ने इन्हें पहन पहन कर इनका यह हाल कर दिया। अगर बेटी का रिश्ता पक्का करने की बात ना होती तो मैं कभी भी ऐसे फटे पुराने जूते लेकर तुम्हारे पास ना आता। बस यह समझ लो कि इज्जत का मामला है। बल्लू उसकी बात सुनकर कुछ गंभीर हो गया और बोला, यह जूते हिरण की खाल के बने हुए हैं। हिरण की खाल के जूते बहुत ही कीमती होते हैं।
तुम्हारे दादा तो काफी पैसे वाले होंगे। कल्लू ने गर्व से कहा। वो बहुत बड़े जमींदार थे। इन गांव की बहुत सी जमीनों के वही मालिक थे। उनके मरने के बाद मेरे पिता ने सारी जमीन बेचकर उन पैसों को अपने दोस्तों पर उड़ा दिया था। अगर वह संभल कर चलते तो हमारा यह हाल न होता। उसकी शर्मिंदगी महसूस करके बल्लू ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो दोस्त, इन जूते को मैं ऐसा कर दूंगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। इसकी बात सुनकर कल्लू ने नजरें झुकाकर कहा, बल्लू भाई एक बात और है, इन जूते की मरम्मत के पैसे मैं बाद में दूंगा। अभी तो लड़के वालों के खाने का भी इंतजाम नहीं हो पाया है। वो ईंटों का भट्टा जहाँ पर मैं काम करता हूँ उसके मालिक के पास जाऊंगा। शायद वो कुछ रकम मुझे उधार दे दे और मैं खाने का इंतजाम कर सकूं। बल्लू ने कहा, देखो कल्लू भाई, जैसे तुम्हारी बेटी वैसी मेरी ही बेटी, तुम फिक्र मत करना। भट्टे का मालिक तुम्हें उधार दे या न दे, मेरे पास चले आना। मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं। बारिश में छतें टपकने लगती है, उनके मरम्मत के लिए यह पैसे मैंने जमा किए थे। मरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी। उन पैसों को तुम अपना ही समझो। बस आराम से लड़के वालों की दावत का इंतजाम करना। बल्लू की हमदर्दी भरी बातें सुनकर कल्लू का दिल भर आया और उसकी आंखें नम हो गई। वो उसे दुआएं देता हुआ दुकान से चला गया। अब क्योंकि गांव की एक बेटी की शादी का मामला था, इसलिए बल्लू ने दूसरे जूते की मरम्मत का काम छोड़ा और कल्लू के जूते लेकर बैठ गया। जूते के तले तो बिल्कुल ही खराब हो चुके थे और वह बुरी तरह से बीच में से टूट भी चुके थे। बल्लू ने अपनी संदूक में से सबसे महंगा वाला तला निकाला। यह तले वह गांव के अमीर जमींदारों के जूते में लगाया करता था। उसके बाद वह अपने काम में लग गया। शाम होते होते जूते तैयार हो गए थे। बल्लू ने उन पर बहुत मेहनत की थी। जूते बिल्कुल नए लग रहे थे। उसने अपनी सारी चीजें संदूक में बंद की और कुंडी लगा दी। कल्लू के जूते का थैला उठाया और बल्लू अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर जाते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह बहुत ही जोश में था और तेजी से घर की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचाना चाहता हो। घर पहुंचकर उसने जूते का थैला एक तरफ रख दिया। दोनों बेटियां खेल रही थी। उषा रात का खाना पका रही थी। बल्लू ने उसे आवाज देकर बुलाया। वो आई तो बल्लू ने उसे कल्लू के जूते दिखाए और उसे अपने पास बिठाकर धीरे धीरे कुछ बताने लगा। बल्लू की बातें सुनकर उषा की आंखें हैरत से चमकने लगी। अपनी बात खत्म करके बल्लू ने अपने कुर्ते की जेब में से एक पुराने कपड़े की पोटली निकाली और उषा को दिखाई। पोटली में बहुत सारे चमकते हुए हीरे और सोने के सिक्के थे। उनको देखकर उषा हैरान भी थी और खुश भी। बल्लू ने कहा, अब हम कल्लू के घर चलेंगे। बेटियां खेल रही है तो चूल्हे की आग कुछ हल्की कर दे। हम जल्दी ही आप वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी के साथ बल्लू कल्लू के घर पहुंच गया। कल्लू घर पर ही मिल गया। वह बहुत ही परेशान और चिंता में डूबा हुआ था। उसने बल्लू और उसकी पत्नी को इज्जत से बिठाया। सब लोग बैठ गए तो कल्लू ने बल्लू को बताया
कि भट्टे के मालिक ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ भट्टे के मालिक ने उसकी बेइज्जती भी की और कहा कि कल्लू उधार देने के लिए हर वक्त मुंह उठाकर चला आता है। बल्लू ने कहा, कल्लू भगवान बड़े ही दयालु हैं। अब मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी सुनकर तुम सब लोग खुश हो जाओगे। उसकी बात सुनकर कल्लू का पूरा परिवार बल्लू को हैरानी से देखने लगा। बल्लू अपनी पत्नी को यह बात पहले ही बता चुका था, इसलिए वह हैरान नहीं थी। कल्लू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो मुंह खोले बल्लू की बातें सुन रहा था। उन सबकी हैरानी और परेशानी देखकर बल्लू की पत्नी मुस्कुरा रही थी। बल्लू ने कहना शुरू किया, कल्लू तुम्हारे दादा बहुत ही अमीर आदमी थे। जब मैंने उनके जूते की चीर फाड़ की तो उनकी एड़ियों में से यह चीज निकली है। उसने कपड़े की वही छोटी सी पोटली निकाल कर उनके सामने रख दी। सब हैरानी से पोटली को देख रहे थे। जब कल्लू ने वह पोटली खोली तो उसमें रखे हुए हीरे और सोने के सिक्के देखकर सब हैरान रह गए। बल्लू ने वह पोटली उठाकर कल्लू के हाथों में दे दी और कहा, मेरा यह ख्याल है कि तुम्हारे दादा ने इस दौलत को चोरों और डाकुओं से सुरक्षित रखने के लिए अपने जूतों में छुपा दिया था। इतनी सारी दौलत पाकर कल्लू फटी फटी आंखों से उस पोटली को देख रहा था। कल्लू की पत्नी इतनी खुश हुई कि चीख चीख कर रोने लगी। जब थोड़ी देर बाद उन लोगों की हालत कुछ संभाली तो कल्लू बल्लू का हाथ थामकर रोने लगा और कहने लगा, बल्लू भाई तुम इंसान नहीं हो बल्कि भगवान के दूत हो। तुम्हारा यह उपकार है मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी पूरे गांव में कोई दूसरा नहीं होगा। बल्लू ने मुस्कुरा कर कहा, कल्लू मैं तो इस बात पर खुश हूँ कि तुम्हारी बेटी की किस्मत से यह धन तुमको मिला है और तुम इस गांव के बहुत ही अमीर आदमी बन गए हो। इन हीरों को बेचकर जो भी धन मिलेगा उससे तुम पहले तो अपनी बेटी की शादी करना, फिर कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लेना। थोड़ी देर बाद बल्लू और उसकी पत्नी अपने घर को चल दिए। रास्ते में बल्लू की पत्नी ने कहा, आपको यह ईमानदारी किसने सिखाई? आप चाहते हो तो इन कीमती खजाने को छुपा भी सकते थे। किसी को क्या पता चलता, उनको बेचकर आप घर की छत ठीक करवा सकते थे, मेरे लिए सोने के जेवर बनवा सकते थे। बल्लू उसकी बात सुनकर हंसा और फिर सीना तान कर बोला, हमारे घर की छत की मरम्मत भी होगी और तेरे जेवर भी बनेंगे और यह सब मैं अपने हाथ से कमाए हुए पैसों से करूँगा। उसकी बात सुनकर पत्नी खिल उठी और बोली, मैं और मेरी दोनों बच्चियों बहुत ही भाग्यशाली है। मुझे इतना अच्छा पति मिला और बच्चियों को इतना अच्छा पिता मिला है। अपनी तारीफ सुनकर बल्लू शर्मा गया था। अपनी शर्म को छिपने के लिए वह झूठ मूठ के गुस्से में उषा से बोला, उषा जरा तेज चल, मुझे भूख लग रही है, घर जाते ही खाना खाऊंगा। उषा समझ गई कि उसकी तारीफ सुनकर बल्लू शर्मा गया है। वह मुस्कुराई और तेज तेज चलने लगी। दोनों पति पत्नी एक बार फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गए। कुछ समय के बाद बल्लू ने धन इकट्ठा किया और अपने घर की छत की मरम्मत भी करवा ली और अपनी पत्नी के लिए जेवर भी बनवा लिए।